देखिए, जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे इसमें पिछले वाले लेक्चर में, और यहाँ तक जब क्वेश्चन को हम लोगों ने इसका निगमन स्टार्ट किया था, डेरिवेशन स्टार्ट किए थे। उस डेरिवेशन में हम बेसिक टर्म ये जाने थे कि क्या होता है कि अगर कोई पृष्ठ है, मान लीजिए इस तरीके से कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ में से क्या हो रही है, इस तरीके से कई वैद्युत बल रेखाएं जो है वो क्या हो रही है, इस तरीके से पास कर रही है। ठीक है, अगर हम क्या करें, बहुत छोटा सा क्षेत्र ले रहे हों, तो वो जो क्षेत्र होगा उसको, ये जो क्षेत्र ऐसे पास करेंगे, इसको हम असमान मानेंगे, यानी कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम। ठीक है, ये इंटेंसिटी कहीं की ज्यादा होगी तीव्रता, कहीं की तीव्रता कम होगी। लेकिन जब हम बहुत छोटा सा क्षेत्र लेंगे तो ये कहेंगे कि उस पूरे छोटे से क्षेत्र में, डेल्टा ए क्षेत्र में क्या होगा, हर जगह पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा, वो क्या होगी, समान होगी। जब हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा समान होगी उस छोटे से क्षेत्र में, और क्या होगा, तो कहेंगे कि वहां से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो, उसको हम मानेंगे कि वह क्या, अभिलंबवत है, यानी कि 90 डिग्री, यानी नॉर्मली वो जो है रिएक्ट हो रहा है। इस कंडीशन तक को हम यहाँ तक उसमें पढ़े थे। फिर आगे लिखिएगा जो आपको लिखवाए थे, उसमें अगली लाइन से आगे लिखिएगा कि माना कि पृष्ठ अवयव, माना कि पृष्ठ अवयव, यही पृष्ठ अवयव की बात हो रहा है, डेल्टा ए, माना कि पृष्ठ अवयव डेल्टा ए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र या कहें वैद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर कैपिटल ई, देखिएगा यहाँ पे है वेक्टर कैपिटल ई, ये वेक्टर कैपिटल ई है, तब अदिश गुणन, वेक्टर ई डेल्टा ए। ठीक है, वेक्टर ई डेल्टा ए, वेक्टर ई वेक्टर डेल्टा ए, इन दोनों का क्या हो रहा है, अदिश गुणन। आप पढ़े थे ना, दो सदिशों का अदिश गुणन वही है। ठीक, अवयव से होकर जाने वाला, अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगला ये सिर्फ डेल्टा ए के लिए, डेल्टा ए क्षेत्र के लिए, लेकिन बेटा हमको निकालना है क्या, पूरे पृष्ठ के लिए। ठीक, क्या होगा पूरे पृष्ठ के लिए, तो देखिएगा, लिखिएगा आगे, संपूर्ण पृष्ठ से होकर, अगली लाइन से लिखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, देख लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू, इक्वेशन का साइन लगाइएगा, ई और टोटल एरिया ई। नोट कर लीजिएगा बेटा, ये होगा जहां, नीचे लिखिएगा, जहां इक्वेशन ऑफ ए
संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन, पृष्ठ समाकलन सरफेस इंटीग्रल सरफेस सरफेस इंटीग्रल है। अगली लाइन से लिखिएगा, यहाँ तक नोट कर लिए सभी लोग। अब अगली लाइन से लिखिएगा, यदि वैद्युत बल रेखाएं, यदि वैद्युत बल रेखाएं, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि बाहर निकल रही है, पृष्ठ से बाहर निकल रही है। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही है तथा वैद्युत फ्लक्स तब लिखिएगा, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई धनात्मक, फाई ई धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, इसी तरह से आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, यदि हो गया एक क्लास हो गया, दूसरा चल रहा है। यदि वे पृष्ठ से होकर, पृष्ठ में होकर, पृष्ठ में प्रवेश, ऐसे लिखिएगा, यदि वे पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी लाइन के पृष्ठ के अंदर आ रही है, ठीक, इसको ऋणात्मक कहेंगे। वही लिखिएगा, यदि वे यानी कि वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई ऋणात्मक होता है, फाई ई ऋणात्मक होता है। यानी जिस समय आता है पृष्ठ के अंदर, क्या कहेंगे, पृष्ठ में प्रवेश करते समय फाई ई का मान, या कहेंगे वैद्युत फ्लक्स जो है वह ऋणात्मक होता है। पृष्ठ से बाहर निकलते समय क्या होगा, तो कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में आगे लिखिएगा, इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के, थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोले, कहां तक हुआ है, चलिए अच्छा फिर से बोलते रहते, लिखिएगा, इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में, इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन, वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन, ठीक है, ये पूरा टर्म पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। फिर आगे लिखिएगा, अगली लाइन से लिखिएगा, आप जो बोल रहे हैं लिखिए, यदि, अगली लाइन से लिखिएगा, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ एक, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ एक
बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ का मतलब क्या कर रहे हैं, तो कहेंगे कि ये पूरा क्या है, एक बंद पृष्ठ, यानी कि एक पूरा जैसे ये किताब है ना, जिसको मान लीजिए कि बंद पृष्ठ की तरह से कार्य कर रहा है, ठीक, तो इसकी बाउंड्री तो फिक्स है। बंद पृष्ठ है अर्थात यह किसी आयतन को परिबद्ध कर रहा है, आयतन को परिबद्ध कर रहा है। जैसे एक बलून ले लीजिए आप, गुब्बारा एक ले लीजिए और अगर वो फूला है, ठीक है, वो कंडीशन है, तो क्या हो गया, ये पूरा बंद पृष्ठ हो गया और उसके अंदर की जो हवाएं हैं उसको क्या करता है, अब उसमें से अगर पास होगा तो क्या कंडीशन होगी, इस तरह का। तो कहेंगे एक बंद पृष्ठ है अर्थात यह किसी आयतन को परिबद्ध कर रहा है, परिबद्ध करने मतलब बेटा इंक्लोज करना, ठीक है, यानी उसके अंदर वह पूरा आयतन आ रहा है, जैसे बॉल हो कुछ उस तरीके से कर रहा है, तब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला या जाने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, तब इस पृष्ठ से होकर जाने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स कुछ रहेगा, ये देखिएगा इस मामले से हम क्या लिखा है, नेट वैद्युत फ्लक्स, नीचे क्या लिखिए, नेट वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पाई ई, जैसे वहां लिखो वैसे यहाँ लिखो, ऐसे पढ़ वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी ए, सेम हो गया। बस जो ये बेटा इंटीग्रेशन वाला साइड आपने सरफेस ए लिखा था, इसको आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, क्योंकि ये एक इनक्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन के साइड में हम नीचे ए ना लिखकर एक सर्किल बना देंगे। ये सिंबल हो गया अपने आप में, क्या सिंबल हो गया कि ये पूरा इंटीग्रेशन जिसका होगा वो सरफेस कैसा है, एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, एक बंद पृष्ठ। नोट कर लीजिएगा। अब आगे लिखिएगा, अगली लाइन से लिखिएगा, माना एक समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है, माना एक समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E पर इस प्रकार रखा है, पर इस प्रकार रखा है कि पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब, की पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब समतल पृष्ठ, खींचा गया अभिलंब समतल पृष्ठ में लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से थीटा कोण बनाता है। अभी डायग्राम बना के दिखा देंगे, थीटा कोण बनाता है। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के अनुसार या परिभाषा अनुसार इस पृष्ठ से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मान बेटा क्या हो जाएगा, सेम पहले ये लिखिएगा डेफिनेशन, ये चीज ये सूत्र लिखिएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है। लिख लिए ना। अब आगे लिखिएगा जहां, ये लिख लिए, अब आगे लिखिएगा जहां डी वेक्टर ए, जहां डी वेक्टर ए, ये देखिएगा डी वेक्टर ए लिखा है, जहां डी वेक्टर ए पृष्ठ अवयव डी ए यानी डेल्टा ए
को निरूपित करने वाला क्षेत्रफल वेक्टर, कैसा वेक्टर है? क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर बोलेंगे, एरिया वेक्टर ए क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर है, चूंकि वेक्टर डेल्टा ए, वेक्टर का साइन ऊपर लगा दीजिए, पृष्ठ के लंबवत क्या होगा? 90 डिग्री पे, ब्रैकेट में चाहे तो 90 डिग्री लिख भी सकते हैं, लंबवत ब्रैकेट में 90 डिग्री पर है, यदि वेक्टर ई व वेक्टर ई और ये हो जाएगा एरिया वेक्टर बी ए के बीच कोण थीटा है, तब क्या हो जाएगा बेटा? ये इक्वेशन आपका किस तरीके से, ये तो क्या है, दिख रहा है ना? देखिएगा, ये आपने लिखा phi e is equal to integration of a, ये हम आपको फिर कहे कि वेक्टर ई था एरिया वेक्टर ए डेल्टा ए के बीच कोण थीटा है, तब क्या होगा? वेक्टर फ्लक्स phi p is equal to हो जाएगा बेटा यहाँ पे phi p is equal to e dot e a इंटीग्रेशन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा e a cos थीटा, e a cos थीटा लिख लीजिएगा, e a cos थीटा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस a है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस a होगा और फिर जब इसका इंटीग्रेट करने के बाद टर्म आएगा तो इस टर्म को आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से e cos theta इंटीग्रेशन ऑफ a d a, ठीक है? और यहाँ से क्या हो जाएगा? दिख नहीं रहा है। इधर नहीं दिख रहा है? यस सर। देखो ये टर्म होता है ना e cos थीटा इंटीग्रेशन ऑफ d वेक्टर a, ये दिख रहा ना? एक अब आगे देखिएगा, ये नेट वाला ये निकाल देंगे, ठीक? अब इसके बाद देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ a और एरिया वेक्टर ये क्या है? डेल्टा a, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ a एरिया वेक्टर डेल्टा a इंटीग्रेट करने पर होल एरिया a आ जाएगा, ठीक? ये बराबर और यहाँ से ले होगा बेटा, ये निकल के आएगा cos थीटा, ठीक हो जाएगा e a cos थीटा, ठीक है? e a cos थीटा ठीक, e a cos थीटा नोट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे? कंडीशन देगा, ठीक है? इन दोनों के बीच के कोण, अगर दोनों के बीच का कोण, ठीक है, क्या हो जाए? थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, cos 0 की वैल्यू 1, क्या हो जाएगा? cos 0 की वैल्यू 1 होगी, यानी वैद्युत फ्लक्स का मान ये हो जाएगा। अगर कह दिया 90 डिग्री दोनों के बीच का कोण, लंबवत है दोनों एक दूसरे के, क्या हो जाएगा बेटा? ये लंबवत cos 90 का मान कितना होगा?
जीरो होगा, ये पूरा टर्म जीरो, यानी वैद्युत फ्लक्स का मान जीरो होता है। ठीक, इसी तरीके से आपको कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू देता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ सकता है, इसके कंडीशन लिख सकते हैं आप। विशेष स्थितियां क्या क्या है लिख लीजिएगा। केस अगर फर्स्ट दे यदि यदि समतल पृष्ठ, लिखिएगा पहले वाले केस में, यदि समतल पृष्ठ क्षेत्र वेक्टर E के अभिलंबवत है, के अभिलंबवत है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 ठीक, तो ये हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू E A, क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री ये पहला केस है, ठीक है। सर दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा, दिखाई दिया नेटवर्क में। यस सर। हाँ देखो क्या लिखा है, लिखे हैं केस फर्स्ट 1, ठीक है। कह रहा है यदि थीटा इज इक्वल टू 0, यानी अभिलंबवत का केस है। E और A क्या है, अभिलंबवत है। E और डेल्टा A अभिलंबवत है। तो थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 होने पर क्या हो जाएगा बेटा, cos 0 इज इक्वल टू 1, यहां पे लिखे हैं cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक। और ये आ जाएगा phi E इज इक्वल टू E A हो जाएगा। इस फार्मूले में cos 0 को रख देंगे, cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी और वहां से E A आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस लिखिएगा, इसमें सेकंड केस लिखिएगा सभी लोग जल्दी से। सेकंड केस लिखिएगा, यदि यदि समतल पृष्ठ, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। कंडीशन समझ लीजिए क्या कह रहा है, जैसे अगर वैद्युत बल रेखाएं ऐसी जा रही है, ठीक, और ये कंडीशन आ गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये समांतर का केस है, ठीक है, पैरेलल हो गया। अगर ऐसे आ गया तो क्या होगा, कहेंगे ये क्या है, अभिलंबवत का केस है। तो वही कह रहे हैं, दूसरा वाला केस कह रहा है कि यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के समांतर है, अर्थात यहाँ पे ये सेकंड है, केस सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, cos 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है, cos 90 इज इक्वल टू 0, वहां से phi E इज इक्वल टू 0, phi E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी समांतर होने पर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। अब इसी पे कैसे आप वेक्टर टाइप क्वेश्चंस पूछ सकता है, थोड़ा सा देखिए। जैसे वैद्युत फ्लक्स का एक डेफिनेशन दे दिया, ठीक है, और लास्ट में उसमें गैप छोड़ दिया, कहा कि भाई ये किस चीज का डेफिनेशन है, आप वहां पे लिख देंगे वैद्युत फ्लक्स। एक दूसरा टर्म क्या कह सकता है, दूसरा टर्म कह सकता है कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं का पर वैद्युत फ्लक्स का मान, ठीक, और सूत्र पूछ लिया, सूत्र सीधे सीधे याद रखिए। अगर नेट का केस पूछ लिया तो यहाँ पे ए रहेगा, सर्किल बन जाएगा, तो वो नेट वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा, ठीक। ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा क्या पूछ सकता है, मतलब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर क्या पूछ सकता है, कंडीशन दे दिया कि यदि यदि, ठीक है, यदि किसी वैद्युत पृष्ठ में क्या हो जाए, तो वैद्युत पृष्ठ की तीव्रता का क्या ध्यान निकालेंगे, तो कहेंगे कि एरिया वेक्टर के क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा हो, तो के बीच का कोण थीटा हो, तो वैद्युत फ्लक्स का मान, और उसका 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक, उसमें से जो ऑप्शन दिया रहेगा
पाई ई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा वही सही होगा, तो आप वहां पे उस पे टिक लगा देंगे। फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ लिया कि यदि क्या हो जाए, कहे कि ई और डेल्टा ए के बीच का जो कोण है वह क्या एक दूसरे के अभिलंबवत है, तो क्या होगा वैद्युत फ्लक्स का मान। तो अभिलंबवत होने का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे अभिलंबवत होने का मतलब हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू 0 और वहां पे निकल के आएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए। इसी तरह कर देते कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के समांतर है, जैसे कोई दोनों समांतर है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक, और वहां पे क्या रहेगा फाई इज इक्वल टू 0 यानी वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका मात्रक भी पूछ सकता है, जरा सा लिख लीजिएगा मात्रक। मात्रक लिखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। मात्रक लिख लीजिए सब लोग, इसका विमीय सूत्र लिखिए। न्यूटन का होता है MLT-2, मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L स्क्वायर या L2। इसी तरह से कूलाम के लिए क्या हो जाता है AT होता है, तो लिखेंगे MLT-2 बिग ब्रैकेट के अंदर इनटू, फिर बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे L2, फिर अपॉन करेंगे बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे AT। सॉल्व करिएगा, जरा सब लोग निकाल के दिखाइए कितना आएगा, कोशिश करिए निकालने की जल्दी से। AL³ T⁻³ A इनवर्स क्या आ रहा है AL3 ML3 हाँ ML3 T⁻³ A इनवर्स, हाँ सही है, ठीक है, हो जाएगा ML3 T-3 A-1 A-1। फिर एक चीज और पूछ सकता है, ये भी पूछ, इसके अलावा एक चीज और पूछ सकता है कि MKS सिस्टम में या कहें MKS पद्धति में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो लिख लीजिएगा MKS सिस्टम में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब एम्पियर होता है। कितनी देर की क्लास आधी घंटे सुन लीजिए। हो गया ना, ये आपका पूरा वैद्युत फ्लक्स कंप्लीट हो गया। टॉपिक अगला डाल दीजिएगा वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस हफ्ते सैटरडे को आपको 10 क्वेश्चंस जो अभी तक का पोर्शन हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट का, ठीक है, उस इलेक्ट्रोस्टैट के पोर्शन से 10 क्वेश्चन आपको गूगल फॉर्म पे पहुंच जाएगा सैटरडे को। ये जितने भी टॉपिक आपके अभी तक में हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत विभव तक का पोर्शन जो है वो रहेगा, ठीक, यानी कि फ्राइडे तक या कह सकते हैं सैटरडे तक जो पढ़ा देंगे उसी में 10 क्वेश्चन रहेगा बेटा, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगा और भी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के दे दूं, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, इसलिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव ओरिएंट होकर पढ़ना ज्यादा सही है। हालांकि हम लोग टॉपिक को पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक टॉपिक में कई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव कैसे देखा जाता है, कैसे बन सकता है, इन सब चीजों को देखते हुए और
जो भी हो सकेगा हफ्ते में 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक, बाकी अगर किसी को कहीं भी कोई भी दिक्कत लग रही हो तो अभी भी बता दीजिए, आप बता सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, कहीं कोई को नहीं है, आप बताइए तो उस हिसाब से उसको अपग्रेड करके क्लासेस को करने की कोशिश कीजिए।